नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रधमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका 5वां पेपर है CRPC का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का 5वां पेपर जो आपका है। इसमें आपकी 4 यूनिट में पहली यूनिट जो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रायल प्रोसीजर की है। 211 से चार्ज से आपकी बातें शुरू होती हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज के कंटेंट क्या है, चार्ज का क्या अल्टरेशन हो सकता है, चार्ज में कुछ जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। उसके बाद जो आपके लिए बहुत ज़रूरी, चार्ज का भी सवाल आता है। उसके बाद जो आपके लिए दूसरा सवाल बहुत ज़रूरी रहता है, ट्रायल से है। ट्रायल पूरा जो पहली यूनिट से लेकर के दूसरी यूनिट तक पूरा ट्रायल ही बचता है आपके पास। तो पहले आपको सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल करने की जो प्रक्रिया है कि सत्र न्यायालय किस प्रकार किसी मसले का, किसी मुकदमे का विचारण कैसे करता है, उसकी जो प्रक्रिया है किस प्रकार से है, कौन उस मामले को ओपन करता है, खोलता है, कौन एक्यूजेशंस बताता है और कैसे एविडेंस लेते हैं, कैसे किसी को गिल्टी प्लीड कराते हैं, कैसे पूरी की जो पूरी प्रक्रिया है सेशन कोर्ट के द्वारा वो है। उसके बाद उसी यूनिट में वारंट ट्रायल है। और जो अगली चीज़ है वो है कि जो एविडेंस की टेकिंग और रिकॉर्डिंग, मतलब किस प्रकार से साक्ष्य ग्रहण लिए जाएंगे और किस प्रकार से उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको ग्रहण कैसे किया जाएगा, उसके जो मोड हैं एविडेंस को लेने के और रिकॉर्ड करने के। दूसरी यूनिट भी ट्रायल की है जिसमें आपको समन ट्रायल पढ़ना है। समन्स केसेस का मतलब आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। 2 प्रकार के मुकदमे मूलतः होते हैं, तो समन केस, वारंट केस। समन केस वारंट केस का आपने अंतर पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने ऊपर पहली यूनिट में सेशन ट्रायल पढ़ लिया, वारंट ट्रायल पढ़ लिया। दूसरी यूनिट में आपको देखना होता है कि समन्स केस में समन ट्रायल किस प्रकार से होता है और समरी ट्रायल किस प्रकार से होता है। अगली चीज़ वहाँ पर है कि इंक्वायरी को लेकर के, पूछताछ को लेकर के, जैसे कलेक्शन ऑफ एविडेंस आप जानते हैं किसका काम है, और यहाँ पर इंक्वायरी करना या ट्रायल को कंडक्ट करना किसका काम है। तो इंक्वायरी और ट्रायल को जो कंडक्ट करने के सामान्य प्रावधान है, जनरल प्रोविजंस है, उसको लेकर के बात है। और जो अंतिम चीज़ है वो जजमेंट को लेकर के है कि CPC में भी आपने जजमेंट पढ़ा है, जजमेंट और डिग्री का अंतर आपने पढ़ा है। तो वैसे ही यहाँ पर जजमेंट 340 का देखना होता है कि जो जजमेंट है उसका अल्टरेशन कैसे होता है, जजमेंट के कंटेंट क्या क्या होते हैं, जजमेंट को सुनाया किस दिन जाता है, तैयार कौन लोग करते हैं, इस प्रकार से। फिर तीसरी यूनिट CPC की तरह ही यहाँ पर अपील की है, रिवीजन की है, रेफरेंस की है। यहाँ पर देखिए आप, एक चीज़ नहीं है, रिव्यू नहीं है। तीसरी यूनिट में आपको अपील्स पढ़ना है और जो क्रिमिनल केसेस की अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं उनके विषय में पढ़ना है। रिवीजन आपको पढ़ना है। और जो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है, अंतर्निहित शक्तियाँ किसको कहते हैं, 482, और रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये देखना है। चौथी यूनिट में आपके लिए कुछ सीधे सवाल आपको बेल से लेकर के पूछे जाते हैं, और सेंटेंस को सस्पेंड करने का, रेमिट करने का, कम्यूट करने का मतलब क्या होता है। और उसके बाद जो लिमिटेशन है, जैसे आपने वहाँ पर चौथी यूनिट में पढ़ा, लिमिटेशन एक्ट के बारे में पढ़ा, तो वैसे यहाँ पर जो कॉग्निजेंस लेने का, संज्ञान लेने पर जो लिमिटेशंस लगाई गई हैं, जो कहें तो प्रतिबंध लगाए गए हैं, एक तरीके से सीमा में बांधा गया है, वो किस प्रकार से बांधा गया है उसको लेकर। अब हम एक एक करके सवालों की बात करें। सबसे पहले तो आपके लिए जो सवाल है वो चार्ज का सवाल बहुत ज़रूरी है। चार्ज का आप मतलब क्या समझते हैं? चार्ज के मतलब के साथ ही, चार्ज, पसीना मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पंखा बंद किया हुआ है, क्योंकि उसमें आवाज़ बहुत आती। चार्ज को लेकर के सवाल है कि चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज को फ्रेम कैसे किया जाता है, चार्ज की कंटेंट क्या होते हैं, क्या अगर जो गलत तरीके से चार्ज लगाया गया है तो क्या उसमें भी सज़ा हो सकती है, या अगर गलत तरीके से चार्ज लगाया गया है, कुछ उसमें बोले तो मिसज्वाइंडर हो गया है, एक तरीके से कहें कुछ गलत कुसंयोजन हो गया है, तो उसको किस स्तर पर, किस जगह पर जाकर के सही करेंगे, क्या जजमेंट आ गया उसके बाद चार्ज में अल्टरेशन होता है। इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक सवाल हैं, उसको उसमें जोड़ करके पूछा जाता है। तो चार्ज 211 से लेकर के आप अच्छे से कायदे से पढ़ करके ही आइएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आपके लिए मैं कहूँगा ट्रायल का, जब बात करें तो मुख्यतया जो आप देखें तो 2 ट्रायल आपको पढ़ना होता है, एक सेशन ट्रायल, एक वारंट ट्रायल, ऑन पुलिस रिपोर्ट और या अदरवाइज। तो जो आप सेशन ट्रायल के विषय में पढ़ते हैं तो सेशन ट्रायल के चरणों को काटते जाइए। उसमें से कुछ चीज़ें वारंट ट्रायल में कट जाती हैं, कुछ चीज़ें समन्स में, कुछ समरी में बस कटती जाती हैं। उसमें कुछ ऐड होना बड़ा मुश्किल है, उसमें कटनी जो चीज़ें हैं वो होती हैं। आप समझ पा रहे होंगे मेरी कहने का मतलब कि अगर आप सेशन ट्रायल पढ़ करके जा रहे हैं तो सेशन ट्रायल एक तरीके से अम्ब्रेला है जिसके नीचे सारे के सारे ट्रायल आते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है, सबसे लंबी चौड़ी प्रक्रिया है वो सेशन ट्रायल की है, और उसमें से चीज़ें हटती जाती हैं, छटती जाती हैं, काट देते हैं, वही आगे की चीज़ों की प्रक्रिया है।
तो आपको सत्र न्यायालय के द्वारा जो विचारण है उसको कायदे से पढ़ करके जाना है। और एक तरीका आप और पढ़ लीजिएगा तीसरे सवाल के रूप में कि समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है। समरी ट्रायल जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय समन्स केसेज के विषय में जरूर पढ़िएगा और ये जरूर देखिएगा कि कौन कौन से ट्रायल हैं जिनका समरी ट्रायल हो सकता है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं। तो ये आपके लिए एक तो चार्ज को लेकर के सवाल, 2 सवाल आपके ट्रायल से आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो एक सवाल है जजमेंट का सवाल कि जजमेंट को डिफाइन करिए, निर्णय को परिभाषित कीजिए, इसके जो आवश्यक तत्व हैं, जजमेंट के क्या एसेंशियल एलिमेंट हैं, क्या जो जजमेंट आता है किसी को डेथ सेंटेंस का, तो डेथ सेंटेंस के जजमेंट की क्या विशेष व्यवस्था है। विशेष व्यवस्था से मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि अगर कहीं पर फला कोर्ट ने, ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बस आपको इशारा कर रहा हूँ कि अगर फला कोर्ट ने डेथ सेंटेंस अवार्ड किया है तो फला कोर्ट या तो उस चीज़ को अप्रूव करेगा कि हाँ ठीक है, आपका जो ये डेथ सेंटेंस देने का जो निर्णय है वो ठीक है, सही है। तो वो डेथ सेंटेंस का जो अप्रूवल है वो जरूरी हो जाता है। तो उस प्रकार के जो जजमेंट है, और जजमेंट जो विशेष रूप से डेथ सेंटेंस को लेकर के हैं उसको कायदे से पढ़ करके ही तब जाइएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो सवाल जो इसका है कि किस प्रकार से किसी के सेंटेंस का, किसी के दंड का सस्पेंशन होना, रिमिशन होना, कम्यूटेशन होना, ये किस प्रकार से होता है। तो आप जो हिंदी में कहें तो दंडादेशों का जो निलंबन है, परिहार कैसे किया जाता है या उसका लघुकरण कैसे किया जाता है, उसके जो प्रावधान है उसको कायदे से पढ़ करके जाइएगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट की तरीके सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं। एक तो जो सीआरपीसी के अंतर्गत लीगल एड की व्यवस्था है कहाँ पर दी गई है, अपीलेट कोर्ट का मतलब क्या होता है, या जो कहें क्रिमिनल कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो किस प्रकार से, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पिक्यूनरी की तरीके से डिसाइड किया गया है, टेरिटरी के हिसाब से डिसाइड किया गया है, यहाँ पर किस प्रकार से डिसाइड किया गया है। पिछली बार जब आपने पिछले सेमेस्टर में हायरार्की पढ़ी है तो वहाँ पर आपने पढ़ा है कि फला कोर्ट इतने से लेकर के इतने का जजमेंट सेंटेंस दे सकती है। अच्छा, चार्ज को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं तो एक दो बार ऐसे इलस्ट्रेशन को लेकर के सवाल है कि शुरुआत में फला चार्ज लगा, शुरुआत में ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा और फला जगह पर वो ट्रायबल था तो फला जगह पर उसका ट्रायल हो रहा था। अब 10 दिन बाद 20 दिन बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने की जो धारा है और मृत्यु होने की जो सजा है वो उस पहले वाले न्यायालय के द्वारा ट्रायबल नहीं है। पूरी की पूरी प्रक्रिया बताइए कि अब ये कैसे कमिट होगा, किसको कमिट होगा, कहाँ जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। तो जिस समय आप चार्ज को पढ़ रहे हैं उस समय चार्ज के नीचे के इलस्ट्रेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसको कायदे से पढ़िए। और चार्ज ही क्यों, मैं तो कहूँगा कि जहाँ पर भी आप ये प्रोविजंस पढ़ रहे हैं वहाँ के नीचे जो इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कई बार वो आपको सीधे इलस्ट्रेशन के ही सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा, एक जजमेंट को देखना है आपको। उसके बाद आपको देखना है कि जो रेफरेंस आपने पिछली बार पढ़ा है, इनहेरेंट पावर का रेफरेंस आपने पढ़ा है। जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की रेफरेंस के तौर पर, जो हाई कोर्ट की जो रेफरेंस की पावर है उसमें और हाई कोर्ट में जाने वाली अपील में क्या अंतर है। किस मसले पर जो न्यायालय है वो हाई कोर्ट से रेफरेंस मांगता है और किस मसले में आप अपने मसले की अपील ले जाते हैं। तो आप रेफरेंस, और हिंदी में अगर इसको कहें तो अपील एवं निर्देश में विस्तार पूर्वक भेद कीजिए, दोष मुक्त और दोष युक्त के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया को समझाइए। ये सवाल आप देख लीजिएगा। ट्रायल का सवाल आपने देखा, सेंटेंस के रिमिशन का सवाल, कम्यूटेशन का सवाल देखा, सस्पेंशन का सवाल देखा, जजमेंट का सवाल देखा। उसके बाद आपने जो चार्ज है उसके प्रारूप को, उसके अंतर्वस्तु को देखा, किस प्रकार से वो अंतर उसमें डाल सकता है उसको आपने देखा, विचारण आपने पढ़ा। उसके बाद हम आते हैं जमानत पे। जमानत में कई बार अभी हाल में, चूंकि उत्तर प्रदेश में हाल में क्या 2-3 वर्ष होते जा रहे हैं, मुझे और ज़्यादा वर्ष हो गए होंगे, कि एंटिसिपेटरी बेल को लेकर के हम लोगों के यहाँ पर थोड़ा सा वो चीज़ वापस आई, पहले वो चीज़ नहीं थी। तो आप जब भी बेल पढ़ रहे हैं तो दोनों में पढ़िए, बेल बेलेबल केसेज में, बेल नॉन बेलेबल केसेज में। और थोड़ा सा ध्यान, अगर आपके पास समय बचता है, ऊर्जा बचती है, तो थोड़ा सा अग्रिम जमानत को आप कायदे से पढ़ लीजिए कि एंटिसिपेटरी बेल किस मसले में मिलती है। और जिस समय आप बेल के प्रोविजन पढ़ रहे हैं उस समय प्रयास करिए कि बेलेबल नॉन बेलेबल का अंतर आप पिछले सेमेस्टर के डेफिनेशन क्लॉज से देख करके तब यहाँ पर पढ़िए। और बेलेबल और नॉन बेलेबल केसेज के जो बेल देने की जो प्रक्रिया है उसमें कब वो आपके का राइट है, कब वो आपके लिए रेमेडी, कब वो आपके लिए राइट नहीं है, डिस्क्रिप्शन पर है, और कब वो उसके जो वो हैं लीडिंग केस लॉज हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। नॉन बेलेबल केसेज में बेल देने के लिए जो लीडिंग केस लॉज हैं वो आप जरूर पढ़ करके ही जाइएगा। उसके बाद 2 सवाल आपके लिए आखिरी जरूरी बचते हैं। एक तो आपको इंक्वायरी ट्रायल को लेकर के जो सामान्य नियम है वो पढ़ने होते हैं, और एविडेंस को कैसे लिया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उसको
ग्रहण करने का जो है वो किस प्रकार से है। मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ, किस प्रकार का कोई सवाल अगर मिले तो मैं आपको बता सकूं। सवाल कि जो नियम है कि किस प्रकार से किसी का जो एविडेंस लेने की जो प्रक्रिया है, एविडेंस लेने का जो तरीका है वो किस प्रकार से है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ऐसे सवाल मिल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास समय बचेगा और ऊर्जा बचेगी तो आप वो चीज़ जरूर पढ़ लीजिएगा। एक सवाल डबल जियोपार्डी को लेकर के आता रहा है, इसको भी देख लीजिएगा कि जैसे सवाल है कि एक अभियुक्त जो दोष मुक्त या दोष सिद्ध हो चुका है उसी अपराध के लिए उसका पुनः विचारण नहीं किया जा सकता है, धारा 300 में दिया हुआ है, 303 के आसपास दिया हुआ है। यह सवाल है कि अभियुक्त की प्रतिरक्षा का आधिकारिक नैसर्गिक न्याय की आवश्यकता है, जो कुछ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं सीआरपीसी में, उसको देख लीजिएगा। तो एक व्यक्ति जो किसी एक अपराध में एक बार दंडित किया जा चुका है, उस व्यक्ति को उसी अपराध में दोबारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए, सामान्य सा नियम है। इस नियम का सीआरपीसी में कहाँ पर उल्लेख है, कहाँ पर उसकी चर्चा है, उसको देख लीजिएगा। तो एक सवाल चार्ज का, एक सवाल सेशन कोर्ट का, एक सवाल समन्स केसेज का, एक सवाल जो है जजमेंट का, एक सवाल अपील और इसका रेफरेंस का जो इनहेरेंट पावर वाला मसला है उसके बीच का अंतर जो है, सेंटेंस को लेकर के एक सवाल कि एग्जीक्यूशन को लेकर के और कैसे सस्पेंशन रिमिशन कमिटेशन होगा, और एक सवाल बेल को लेकर के, और जो ऊपर मैंने कहा कि इंक्वायरी ट्रायल को लेकर के एक बार अगर आप समय बचेगा तो प्रोविजंस देख लीजिएगा कि सामान्य प्रोविजन क्या है इंक्वायरी को लेकर के और विचारणा को मतलब ट्रायल को लेकर के। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके सीआरपीसी के पेपर के लिए। आपका जो भी अगला पेपर होगा उसके इंपॉर्टेंट सवालों को लेकर के मैं जल्दी आपके समझ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।